Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome back to your Medicos. So now we are going to start another important chapter from the upper limb anatomy, gross anatomy, that is the scapular region. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्कैपुलर रीजन का बेसिक सा ओवरव्यू कि हमारा जो स्कैपुला वाला एरिया है जो कि बैक साइड पे है, उस स्कैपुला वाले रीजन में क्या कुछ पड़ा है, क्या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर्स आपस में डेवलप करते हैं, कोरिलेट करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है क्लिनिकली और मेडिकली, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर मेनली देख रहे होंगे. सो स्कैपुलर रीजन में से जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे. इसमें जो स्कैपुलर रीजन के सरफेस लैंडमार्क्स हैं एज सच बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कैपुलर रीजन से है दैट इज योर सेट्स मसल. अच्छा, अब ये जो मैं मसल टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ या आपने मसल टेबल बेशक आपने करना जो है वो केएलएम से ही है, लेकिन इस मसल टेबल के बारे में एक दो बातें याद रखें कि मसल टेबल जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाता कि अटैचमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन या स्कैपुलर रीजन के आप मसल जो हैं वो बताएं. ये मसल टेबल मुख्तलिफ नामों से आता है, इसके नाम आप नोट कर लें. बाज़ दफ़ा वो पूछता है कि सिट्स मसल पे नोट लिखें. अच्छा, सिट्स मसल अगर वो पूछे तो उसमें आपने सिर्फ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस ही लिखना है. आपने टीरीज मेजर को इंक्लूड नहीं करना होता. बिल्कुल इसी तरह अगर आपसे वो मस्कुलो टेंडनस कफ पूछे कि व्हाट इज द मस्कुलो टेंडनस कफ, तब भी आपने ये चार मसल जो सिट्स मसल जिन्हें कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सब स्कैपुलरिस मसल, सिर्फ इन्हीं को आपने लिखना है. और तीसरा इसका नाम पूछा जाता है रोटेटर कफ मसल्स. ये तीन टर्मिनोलॉजी इन चार मसल्स के लिए है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सब स्कैपुलरिस. इन्हें हम कहते हैं सेट्स मसल, इन्हें हम कहते हैं रोटेटर कफ मसल, इन्हें हम कहते हैं मस्कुलोटेंडनस कफ मसल. ठीक है. अब जो टीरीज मेजर मसल है ये हमारे पास स्कैपुलर रीजन का तो पार्ट है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो इन टीरीज जो हमारे पास चार मसल जो कि मिल के मस्कुलोटेंडनस कफ, रोटेटर कफ ये चीजें बनाते हैं उसका पार्ट नहीं है. सो इन केस अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि मस्कुलोटेंडनस कफ, रोटेटर कफ या फिर सिट्स मसल लिखें तो आपने टीरीज मेजर मसल को नहीं लिखना. लेकिन इन केस अगर वो ये पूछता है कि स्कैपुलर रीजन के मसल बता दें तो फिर आपने ये पांचों के पांचों मसल लिखने होते हैं. बाकी ये मसल टेबल जो है वो आपने मेनली केएलएम से करना है, बीडी चौरासिया से आपने मसल टेबल नहीं करना. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. जितने भी मसल्स हैं अपर लिम्ब के उनके ऊपर एंड पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे मसल्स को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस रीजन से है, इस पोर्शन से है, वो हमारे पास आ जाता है. इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास यही आती होती हैं कि स्पेसेस बताते हैं, इंट्रामस्कुलर स्पेसेस. बहुत से डिमॉन्स्ट्रेटर टीचर्स को ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन. अच्छा, उससे पहले ना ये चंद एक क्लिनिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है वो हमारे पास है डेल्टॉइड मसल के रिलेटेड. अच्छा, डेल्टॉइड मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, वो तो आप जो है वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे केएलएम से. अच्छा, इसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे जो डेल्टॉइड मसल होता है उसे हमारे पास नर्व सप्लाई कर रही होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिलरी नर्व. अब एक्सिलरी नर्व जो है वो आपके डेल्टॉइड मसल को जो है वो सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई. अब अगर कोई डॉक्टर जो है वो गलती से या फिर कोई एक ऐसा है जो कि अभी प्रॉपरली जिससे इतना अच्छा नहीं है, नया नया हाउस ऑफिसर है या फिर फर्स्ट ईयर का कोई डॉक्टर है और वो इंजेक्शन लगाने की उसे जो है वो शौक पड़ गया है और वो इंजेक्शन लगाने के ऊपर तुल आता है और वो रॉन्ग इंजेक्शन दे देता है. डेल्टॉइड मसल जो है वो हमारे पास वो मसल होता है जिसमें हम अपर लिम्ब में इंजेक्शन लगा सकते हैं. सो आई थिंक सो यू आर फेमिलियर विद दिस फैक्ट कि आप अपर लिम्ब में जो है वो डेल्टॉइड मसल के ऊपर जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं. अगर कोई बंदा रॉन्ग इंजेक्शन इंसर्ट कर देता है डेल्टॉइड मसल के अंदर तो फिर उसकी एक्सिलरी नर्व डैमेज होने के चांसेस हैं. अब यहाँ एक एहतियात बताई जा रही है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर ऑफन गिवन इनटू द डेल्टॉइड. ये बात तो फैक्ट समझ में आता है. दे शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल. यानी अगर ये डेल्टॉइड मसल है, आप ये देखें बिल्कुल डायग्राम में आपको ये डेल्टॉइड मसल दिखाया गया है. इस डेल्टॉइड मसल में ना आपने इसके अपर रीजन में आपने वो लगा देना है इंजेक्शन और ना ही इसके इस लोअर रीजन में आपने इंजेक्शन लगाना है. इंजेक्शन जो है वो आपने इसके मिडल रीजन के अंदर लगाना है. अब सवाल ये आता है कि क्यों. कहते हैं इफ इंजेक्शन इज गिवन इन द अपर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व मे बी डैमेज्ड. आप अगर इसके अपर पार्ट में लगाएंगे तो
यहीं से आपकी ना एक्सिलरी नर्व गुजर रही होती है, इसी रीजन से, ठीक है। सो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी। अब एक्सिलरी नर्व डैमेज होने से क्या होता है, ये अब नेक्स्ट हम पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके लोअर पार्ट से हमारे पास जो है वो हम अगर इंजेक्शन लगा देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसमें हमारे पास दो इफेक्ट्स आएंगे, एक तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी और एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। आपने जब बात पढ़ी थी सबक्लेवियन आर्टरी नहीं, आपने जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी तो उसके थर्ड पार्ट के ब्रांचेस के अंदर आपने एक आर्टरी का नाम पढ़ा होगा, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एक पढ़ी होगी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो लोअर पार्ट ऑफ डेल्टाइड के साथ से गुजर रही होती है और साथ ही साथ एक्सिलरी नर्व गुजर रही होती है। सो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी अगर आप अपर पार्ट में लगा देंगे, और अगर लोअर पार्ट में लगा देंगे तो एक्सिलरी नर्व के साथ साथ आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी इसको भी अफेक्ट होगा। सो हम प्रेस्क्राइब ये करते हैं कि आप जो इंजेक्शन है वो आप मिडल पार्ट में लगाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी एक्सिलरी आर्टरी को लेट्स सपोज अगर डैमेज हो गया, एक्सिलरी आर्टरी आपकी डैमेज हो गई है तो फिर क्या हो सकता है। इस सवाल का जवाब ये कि अगर एक्सिलरी आर्टरी आपकी डैमेज हो गई तो आपकी जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है अच्छा, जब सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का हमारे पास फ्रैक्चर होता है ना तो ये भी एक्सिलरी आर्टरी को डैमेज करा देता है। एक तो आप अगर रॉन्ग इंजेक्शन दे देते हैं तो एक्सिलरी आर्टरी आपकी डैमेज हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर आपका ये जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, अगर आप इसका कोई फ्रैक्चर हो गया है तो इससे भी आपकी एक्सिलरी नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का आपके पास फ्रैक्चर हो रहा है तो कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस हैं। तो एक्सिलरी नर्व इज द मोस्ट कॉमन नर्व जो डैमेज हो जाती है जब आपकी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर कोई फ्रैक्चर आता है। सो एक्सिलरी आर्टरी नर्व के डैमेज की वजह से होता क्या है, राउंडेड काउंटूर ऑफ द शोल्डर इज लार्ज, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस बिकम प्रोमिनेंट। ह्यूमरस बोन उसकी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोडेड है कि आप देखें कि जो हमारे पास होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, आपने दो ट्यूबरकल्स देखे होंगे अपने ह्यूमरस के, एक ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, एक लेसर ट्यूबरकल होता है। सो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है और फिर राउंडेड काउंटूर क्या होता है कि आप अभी अपने जो बाजू है उसे आप एबडक्ट कर लें और फिर एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, यानी जो आप अपने बाजू को गोल घुमा सकते हैं, इस गोल घुमाने को हम क्या कहते हैं, राउंडेड काउंटूर। इसके अंदर पूरी सर्कमडक्शन आ जाती है। आप जीए के अंदर सर्कमडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे कि सर्कमडक्शन जो है वो कंप्लीटली सारी मूवमेंट्स का मजमुआ होता है, जिसमें एडक्शन भी होती है, एबडक्शन भी होती है, फ्लेक्शन भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है। सो ये चारों मूवमेंट्स जो हैं वो मिलकर सर्कमडक्शन बनाती हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आर्म को एबडक्ट करते हैं और एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। सो इस केस के अंदर आपकी जो ये राउंडेड कॉन्टूर मूवमेंट है या फिर जिसे आप सर्कमडक्शन कहते हैं, आपकी आर्म के ऊपर वो सर्कमडक्शन मूवमेंट नहीं होती। दूसरी बात क्या होती है कि चूंकि एक्सिलरी नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है डेल्टॉइड को, और अगर डेल्टॉइड मसल की पैरालिसिस हो गया क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है, सो डेल्टॉइड का काम ये होता है कि आपकी एबडक्शन कराता है अप टू 90 डिग्री। आपने जब शोल्डर जॉइंट पढ़ना है तो उसके अंदर आप इस चीज की डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह आपकी एबडक्शन होती है, 0 से लेके 45 डिग्री तक कौन सा एबडक्शन करा रहा होता है, देन 90 डिग्री तक कौन करा रहा होता है। दो बातें जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, एक बात तो ये कि ओवरहेड एबडक्शन कराना सेरेटस एंटीरियर का काम है। सेरेटस एंटीरियर जो है वो 90 डिग्री से अबव जो एबडक्शन कराता है वो सेरेटस एंटीरियर का काम होता है, और 90 डिग्री तक कराना डेल्टॉइड का काम होता है। सो अगर डेल्टॉइड मसल की हमारे पास जो है वो पैरालिसिस हो गया ड्यू टू द डैमेज ऑफ द एक्सिलरी नर्व, तो फिर आप 90 डिग्री तक अपनी एबडक्शन नहीं करा सकेंगे। सो दैट इज द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एक्सिलरी नर्व डैमेज, कि अगर आपकी एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी जो कि रॉन्ग इंजेक्शन की वजह से भी हो सकती है और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो कि एक्सिलरी नर्व के डैमेज की वजह से आ सकता है वो है रेजिमेंटल बैज। रेजिमेंटल बैज क्या होता है, देयर इज अ सेंसरी लॉस over the lower half of the deltoid in a badge like area called the regimental badge। एक स्पेसिफिक एरिया में, एक सर्कुलर एरिया में आपका सेंसरी लॉस हो जाता है। अच्छा, दो चीजें होती हैं, वन इज द सेंसरी लॉस एंड द सेकंड वन इज द मोटर लॉस। सेंसरी लॉस क्या होता है कि जिसमें आपको पेन फील नहीं होती अपने स्किन के ऊपर, और मोटर लॉस ये होता है कि आपके मसल्स काम नहीं करते। सो अगर आपकी ये जो एक्सिलरी नर्व है इसका डैमेज हो जाए तो फिर आपका जो लोअर हाफ ऑफ डेल्टॉइड होता है, ये मैं ऊपर तस्वीर में आपको दिखा चुका हूं डायग्राम में, कि आपने देखा कि आप तीन पोर्शन होते हैं डेल्टॉइड के, अपर हाफ, लोअर हाफ और मिडल हाफ।
ये अपर हाफ और लोअर हाफ। और अगर लोअर हाफ में आपका डैमेज हो रहा है तो इस रीजन में आप क्या करते हो, अच्छा ये रीजन इसको बैज रीजन इस वजह से कहता है क्योंकि आपने सोल्जर्स या जितने भी पुलिसमैन होते हैं उनको देखा होगा कि उन्हें इस रीजन में अपना बैज लगाया होता है, ठीक है, शोल्डर में डेल्टॉइड रीजन में उन्हें बैज लगाया होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेजिमेंटल बैज। और अगर इस साइड पे इस पॉइंट पे आपको पेन ना हो, ठीक है, बैज लाइक फॉर्म में, एक सर्कुलर फॉर्म में, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं रेजिमेंटल बैज। मजीद क्लिनिकल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।